नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। एयर इंडिया विमान हादसे को 1 साल पूरा हो चुका है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया, उनके लिए समय जैसे थम सा गया है। 1 साल बाद भी कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। आखिर जांच कहां तक पहुंची? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिला? और क्या इस हादसे से कोई बड़ा सबक सीखा गया? इन्हीं मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ए एस बहल, एयर कमोडोर। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर ए एस बहल हमारे साथ। जिस अरुण तरह जी, से धन्यवाद बुलाने के लिए जी और इस दुखद घटना का डिस्कस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था ताकि आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो और बिल्कुल इतने सारे लोग, 260 लोग मारे ना जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर ए एस बहल, आपसे शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगा। देखिए, हम सब जानते हैं साल गुजर गया है। इस दुखद दुर्घटना की जांच जो है वो आखिर कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो आप बेहतर बता सकते हैं। प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट थी और अब तक जो सामने आई जानकारियाँ हैं, उस आधार पर आप इस जांच को कहाँ पहुँचता हुआ देखते हैं अभी? देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईकाओ, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्टिपुलेशन है कि 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए, फाइनल रिपोर्ट दी जाए, ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए कि आगे आने वाले कभी भी कोई एक्सीडेंट्स ना हो सके। लेकिन अभी तक इसकी एक ही रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी जुलाई के अंदर, जिसने और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। अगर आपको याद हो तो उस रिपोर्ट के अंदर पायलट और जो कैप्टन और को पायलट है उसके बीच में बातचीत की एक लाइन डाली गई कि आपने फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को क्यों बंद कर दिया। तो दूसरा कहता है मैंने बंद नहीं किया, आई जी डिडंट कट ऑफ दी फ्यूल स्विचेस। तो ये वाली लाइन डाल के उन्होंने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि सबको ऐसे लगना लग गया कि जो पायलट मर गया है, जो उसमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस पे ब्लेम डालने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये हम सबको, मैं खुद उस समय पहले दिन, इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, मैं इंडिया टीवी में कोई और प्रोग्राम पे था जब ये पहले न्यूज आई, और मेरे सामने पूरा इसका वीडियो प्ले किया जा रहा था सेकंड बाय सेकंड, अभी जैसे 2-3 मिनट के बाद ही जैसे एक्सीडेंट हुआ था, कुछ ही मिनटों के बाद। तो कहीं ना कहीं इसका मेरा क्लोज अपना भी पर्सनल अटैचमेंट है कि देखिए इतने सारे लोग मारे गए। अच्छा, अब इसमें एक चीज आ जाती है कि 1 साल हो गया, रिपोर्ट नहीं है। ये कोई पहला केस नहीं है ऐसे। अगर आप देखिए, अजीत पवार जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिनका एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट 28 जनवरी 2026 में हुआ था, उससे पहले उसी कंपनी वीएसआर वेंचर्स का लियर जेट 45 का एक्सीडेंट मुंबई एयरपोर्ट पे हुआ था, रनवे एक्सकर्शन, 14 सितंबर 2023। आज तक उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा दर्शाता है कि जो डीजीसीए है उसके काम करने के ऊपर प्रश्न उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जो है वो आईएएस ऑफिसर है, और वो कोई प्रोफेशनल पायलट या प्रोफेशनल नहीं है एविएशन बैकग्राउंड का, बट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे हैं वो लोग, लेकिन यहाँ जो हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे उन्होंने परमिशन दे दी, डायरेक्टर जनरल ने परमिशन दी इंडिगो को नवंबर के अंदर, नवंबर 2025 में, कि आप एडिशनल फ्लाइट्स कर लिए, जबकि उनके पास उतने पायलट्स ही नहीं थे। आपने देखा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में क्या हुआ, पूरे देश के अंदर भारत की नाक को नीचे कर दिया गया था, जब इंडिगो बिल्कुल लेके ही नहीं जा पा रहा था। दूसरा, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस की, पायलट्स क्यों एक पर्टिकुलर टाइम तक ही काम करना चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चेयर पे जब बैठते हैं जहाज के, तो दे आर सपोज टू बी 100% अलर्ट। तो वाली स्टेज की वजह से कुछ 8, 10, 12 घंटे ऐसे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। तो सबसे पहले चीज ये आ जाती है कि प्रश्न उठता है डीजीसीए पे कि इतने सारे जो हमारे केसेस हो रहे हैं, आप देखते हैं जहाज कहीं से भी आके लैंड कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो रही है, जिसे बॉम्बे लैंड करना है वो कलकत्ता लैंड कर रहा है, कोई कराची लैंड कर रहा है, तो देश का नाम इसमें खराब होता है। सिविल एविएशन एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोफेशनल को रखें डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का, ना कि एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कादर का, वो भी एक ऑफिसर को वहां पे लाया जाए। तो ये फर्स्ट चीज जो एकदम मन में आती है जो जैसे ये बात शुरू हुई है। जी।
डॉक्टर बहल, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जांच जो है सही दिशा में जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में बोइंग की ओर से ये स्टेटमेंट आया कि हम जो है परिवार वालों के साथ हैं उनके इस दुख की घड़ी में, और हम जो है इस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये जांच क्या सही दिशा में जा रही है अभी तक? देखिए, पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने पायलट का डाल दिया था बीच में, दो पायलट्स का, तो इसका ये मतलब था कहीं ना कहीं हमारे मन में आ रहा था, चाहे ये डीजीसीए कर रहा था कि नहीं कर रहा था ये नहीं पता, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड करता है, AAIB। वो जो एक्स बोर्ड है, वो बोर्ड डायरेक्टली डीजीसीए के कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं ये एक रिकमेंडेशन भी है कि ऐसे AAIB बोर्ड जो है वो डीजीसीए के अंडर ना हो, ताकि किसी भी इंफ्लुएंस में ना आए, पहली बात। और दूसरी बात ये आ जाती है कि इस एक्सीडेंट में जब हम, अब दिशा सही है कि नहीं, अब देखिए जब ये एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों इंजन जो है रन टू कट ऑफ की पोजीशन की बात करते हैं ना, फ्यूल कट ऑफ स्विचेस जी। को, कि रन से कट ऑफ में गए थे, पर पाए गए रन पोजीशन में, क्योंकि पायलट कोशिश कर रहा था कि रीलाइट करने की, दोबारा से इंजन को चलाने की। लेकिन 200 मीटर AGL थे, 30 सेकंड का टाइम था, उतने टाइम के अंदर वो कर ही नहीं सकते दोनों इंजन को रीलाइट। जब बात चल रही थी कि पायलट की गलती है, तब हमारे मन में एक प्रश्न आता था कि 1 सेकंड के अंदर आपका दो स्विचेस जो है, फ्यूल कट ऑफ स्विचेस जो स्प्रिंग लोडेड होते हैं, जिसपे लॉक लगा होता है, उसको कैसे उसने खींचा, नीचे किया, एक इंजन बंद हुआ, फिर दूसरा खींचा, दूसरा बंद किया, दूसरा बंद हुआ, और सब कुछ 1 सेकंड से कम टाइम के अंदर। ये मैनुअली ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज, लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा और बैकग्राउंड देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता किस दिशा में जा रहा है, हमें ये नहीं पता कि वो क्या, हम तो मीडिया में जो आता है उसी को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें 2018 दिसंबर के अंदर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन एविएशन जो उनकी अथॉरिटी है, जैसे डीजीसी है भारत में, वहाँ FAA है अमेरिका में, जी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एडवाइजरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो potential disengagement of the fuel control switch locking feature can take place। मतलब यह है कि if disengaged it could easily move from run to cut off without lifting the guard। यानी कि आप जो गार्ड की मैं बात कर रहा था ना, उसको लिफ्ट भी ना करेंगे तो भी रन टू कट ऑफ। और वही हुआ फरवरी 2026 में, आपको याद होगा हेथ्रो लंदन में हमारे एक पायलट ने कहा कि एक लेफ्ट इंजन जो था वो बार बार जो स्विच है फ्यूल कट ऑफ का, वो रन से कट ऑफ में जा रहा था ग्राउंड के ऊपर ही, और फिर उस एयरक्राफ्ट को वहां रखा गया, चेक कराए गए, उसके बाद ही उसको फ्लाई किया गया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें दर्शाती हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। और जब से 787 आया है जहाज, तब से बैटरी फायर्स, लैंडिंग गियर कोलैप्स, इंजन रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स ये चलती ही रही हैं। अब ये कहना कि क्या AAIB की जो दिशा है क्या वो सही है, ये मैं इसको इसलिए नहीं आंसर कर पाऊंगा कि जो उनकी इंटरिम फाइंडिंग भी है, जो इंटरिम उनकी रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई है। वो कह रहे हैं कि जून में देंगे उसको, 1 साल हो गया तो इंटरिम अपडेट दिया जाएगा, लेकिन वो अभी आया नहीं है। जब वो आ जाएगा तब मैं इसके ऊपर टिप्पणी कर जी। सकूंगा। जी डॉक्टर बहल, एक सवाल यहाँ पर जो अभी चर्चा चल रही है वो FADC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, इस सिस्टम पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या इस गड़बड़ी से, इसमें किसी गड़बड़ी से जो है वो दुर्घटना हो सकती है? इसके अलावा जब ये हादसा हुआ था, हम सब जानते हैं, तो रैट का बड़ा जो इस पर डिस्कशन हो रही थी। तो इन दो समस्याओं के चलते अभी जो रिपोर्ट्स आई थी अभी तक की, या मीडिया में जो खबरें आई हैं, आपको लगता है कि ये दो जो है प्राइमरी फैक्टर्स हो सकते हैं? अरुण जी, पहले तो कहूंगा आपकी नॉलेज खुद ही इतनी अच्छी है कि आप इतनी सारी चीजें बता रहे हैं जो मैं एक नॉर्मल जर्नलिस्ट को नहीं समझ सकता। उसको आइडिया होगा कि रैम एयर टर्बाइन क्या होती है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल होता क्या चीज है। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा तो लोगों को ज्यादा आइडिया होगा। जी। देखिए, इंजन दोनों फेल हो गए। किस लिए हुए? क्या पायलट ने किए, क्या वो टेक्निकली कोई फॉल्ट थी, या फिर कोई और रीजन था? तो ये बात तो है कि दोनों चले गए थे कट ऑफ पे और उसके बाद रन पे आए गए। पायलट ने कोशिश की उसको दोबारा रिलाइट करने की। तो ये जो रैट होता है ना सिस्टम, रैम एयर टर्बाइन, ये क्यों डिप्लॉय होता है? ये 3 कंडीशन में डिप्लॉय होता है। पहली कंडीशन होती है अगर फुल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल फेलियर और साथ में जो उसके स्टैंड बाई सिस्टम्स हैं वो भी फेल हो जाएं, तब रैट डिप्लॉय होता है। यानी कि
रैम एयर टर्बाइन। दूसरा होता है डबल हाइड्रोलिक फेलियर हो, क्योंकि हर सिस्टम के ना डबल सिस्टम्स होते हैं मॉडर्न जितने भी जहाज हैं। तो अगर हाइड्रोलिक सिस्टम दोनों फेल हो जाएं या जितने भी उनके बैकअप्स है वो फेल हो जाए तब होता है, या फिर दोनों इंजन फेल हो जाएं। और इन तीन कंडीशंस में ही होता है। इस जहाज के अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक आया, क्योंकि इंटरिम अपडेट में नहीं आया, वो ये आया है कि 2.5 सेकंड पहले जब इंजन दोनों बंद हुए, 2.5 सेकंड पहले रैट डिप्लॉय होना शुरू हो गया था। यानी कि रैट करता क्या है, रैट इमरजेंसी सिस्टम जो होता है ना, कंट्रोल्स और एयर स्पीड इंडिकेटर, ऑल्टीट्यूड, ये जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जहाज के या इंडिकेटर्स होते हैं, उनको पावर सप्लाई भी देता है, उनको ऑपरेट करता है ताकि जहाज को कंट्रोल किया जा सके इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। तो ये जो रैट है ना, ये डिप्लॉय हो गया था 2.5 सेकंड पहले। ये मीडिया रिपोर्ट में है, उनकी इंटरिम अपडेट अभी आई नहीं है। दूसरी चीज है कि हम फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल की बात करते हैं। ये होता क्या है, ये बेसिकली जितने भी 70 इंजन के पैरामीटर्स हैं, चाहे वो रेवोल्यूशंस पर मिनट है इंजन के, और चाहे वो भी R1 R2 जितने भी आरपीएम्स हैं वो हैं, या फिर जो इंजन को हम जब थ्रॉटल को लीवर आगे मूव करते हैं ना, कितना फ्यूल जाना चाहिए हाइट और स्पीड के अकॉर्डिंग, ताकि वो एफिशिएंटली आपको उतनी पावर दे सके ताकि एक पर्टिकुलर स्पीड और लिफ्ट मिल सके उस जहाज को। तो ये उसके लिए होता है। तो इसमें ये क्या करता है, ये इंजन फ्यूल फ्लो को गवर्न करता है और ये कंट्रोल करता है फ्यूल शट ऑफ वॉल्व को। ये दो चीजें ये करता है, और साथ में और भी बड़े फंक्शंस है, पर बेसिकली सिंगल लाइन में कहूं तो जो भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे हाइट स्पीड के होते हैं, चाहे फ्यूल के होते हैं, चाहे थ्रॉटल कैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, जो इंजन को आगे, जैसे एक एक्सीलरेटर होता है ना कार के जी। अंदर, उस तरीके से, तो वो उसकी क्या पोजीशन है, उन सबको कंबाइन करके ऑप्टिमली एफिशिएंटली, ताकि फ्यूल भी कम खर्चा हो और वो फ्लाइंग पैरामीटर्स मिल जाएं जिससे लंबी दूरी तक भी जा सकें और सेफली भी जा सकें। ये भी 2 चैनल का होता है, तो यानी कि इसका फेल होना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी एक कॉज हो सकता है। और अगर जब इंटरिम अपडेट रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पे कहा जा सकेगा कि क्या एक्चुअली हुआ। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे थे ना कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, और वो क्या सच्चाई को उजागर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, क्योंकि जब वो फेब 2026 का रन टू कट ऑफ पे स्विचेस आए थे ग्राउंड के अंदर लेफ्ट इंजन के हेथ्रो एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहले जब वहां चेक्स कराए गए तो जो उनका FAA भी है, चाहे उसने पहले एडवाइजरी दे रखी थी कि ऐसा हो सकता है और सभी को ये इंजन चेक करना चाहिए, जो एडवाइजरी को फॉलो नहीं किया था एयर इंडिया ने। तो कहीं ना कहीं ये जो इशू आ जाता है ना कि FAA भी अपनी जो बोइंग कंपनी उनके देश की, वो लाखों करोड़ों का बिजनेस जो करती है, उसके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका कोई रोल नहीं था। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपने एक एडवाइजरी इशू किया है, बाद में आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो फेब 2026 का इंसिडेंट था लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट पे, उस पे कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और पायलट के ऊपर वो ब्लेम डालना चाहते थे। जी, इसी वजह से जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि ये बर्ड स्ट्राइक या इंजन फेलियर से ज़्यादा इसकी संभावना जो है वो टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल फेलियर की हो सकती है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया 787 की जो हिस्ट्री है, उससे आप इसको कैसे मानते हैं इसको? अरुण जी, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपने ये पूछा है इस समय। तो ये चीज जो है ना आपने बताई है कि अगर बर्ड हिट होगा उसकी वजह से इंजन फेल हो, तो 2 इंजन है, दूसरा तो चलता और वो फिर भी फ्लाई कर सकता है। ये जहाज सिंगल इंजन और इनके जेन नेक्स्ट इंजन लगे होते हैं, इसमें बहुत एडवांस्ड इंजन लगे होते हैं। दूसरी, और एक इंजन की पावर इतनी होती है कि पूरे लोड के साथ वो उड़ सकता है। दूसरी चीज है, कोई फ्लॉक ऑफ बर्ड्स रिपोर्ट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी चीज है, वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो वीडियोस हम एनालाइज करते थे, आपको याद होगा, वो जहाज जा रहा है ऊपर, फिर सडनली ऐसे आना शुरू करता है, तो वो वाले वीडियो से क्लियर था कि आप 8-10 किलोमीटर तक देख सकते थे, कोई क्लाउड्स नहीं, कुछ नहीं, तो कोई वेदर या कोई डिसोरिएंटेशन का इशू नहीं था। इसका मतलब है या तो ह्यूमन एरर है, यानी कि पायलट ने जान के वो इंजन ऑफ कर दिया। क्यों करेगा पायलट ऑफ इंजन जस्ट आफ्टर टेक ऑफ? वो कोई सुसाइडल पायलट है क्या, और इतने सारे लोगों को मारना चाहेगा क्या? और उस पर कभी भी उस कैप्टन के ऊपर कभी ये क्वेश्चन नहीं आए थे कि उसको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो, और कुछ नहीं। लेकिन ये कोशिश हमेशा की जाती है कि कंपनी को बचाया जाए,
और पायलट पे ब्लेम डाल दिया जाए। ऐसा नॉर्मली कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हर टाइम होता है, कभी कभी होता है। तो इसमें अब फिर आ जाती है कि या तो ये टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर था या कोई इंजन में इश्यूज थे, तो हो सकता है फैटक में हो, या फिर इश्यूज हो कि जो रन कट ऑफ स्विच है उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम्स हो, कि उसका लॉकिंग मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम हो। जी, इसी से जुड़ा ये सवाल बनता है कि देखिए 1 साल गुजर चुका है उस दुखद हादसे को, और ऐसी स्थिति में जब इस तरह का जब हादसा होता है, रियल टाइम सिचुएशन होती है वो, तो जो पायलट ट्रेनिंग होती है और जो इमरजेंसी प्रोसीजर के हिसाब से अगर देखें तो ऐसी स्थिति में कॉकपिट के अंदर क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, और इस हादसे के बाद कुछ उनमें बदलाव किए गए, कुछ नए जो है दिए गए गाइडलाइंस? बहुत ही अच्छी चीज है। बेसिकली आप मेरे से रिकमेंडेशंस पूछ रहे हैं कि अगर मैं हूं डीजीसीए की जगह तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा। जी। मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। सबसे पहले जब भी कोई एडवाइजरी आती है एफएए से, तो उसको ऑप्शनल नहीं रखूंगा, क्योंकि वो एडवाइजरी ऑप्शनल थी। जहां पे भी लाइफ थ्रेटनिंग एडवाइजरी आती है कि ऐसे स्विचेस जो हैं वो कई बार लॉक कंडीशन में भी वो डिसएंगेज हो सकते हैं, तो इस एडवाइजरी को मैं मैंडेटरी कर देता है एज अ डायरेक्टिव। डीजीसीए की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पहली चीज है कि आप अपना भी दिमाग इस्तेमाल करिए अगर कोई ऐसी एडवाइजरी, बिकॉज ये पहला केस नहीं है। एयरबस का केस मुझे याद है, चाइना एयरलाइंस का, जी। जिसके अंदर ऑटो पायलट की एडवाइजरी आई थी, अब इसको मॉडिफाई करिए। उन्होंने नहीं किया, वो वेट कर रहे थे लंबे टाइम के लिए, मेंटेनेंस पे आएगा तब हम करेंगे, पर फिर वो एक्सीडेंट हो गया जब पायलट ओवरराइड नहीं कर पाया ऑटो पायलट को। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत जरूरी है कि जो एडवाइजरीज आती हैं, डीजीसीए को देखना है कि उन एडवाइजरीज को मैंडेटरी डायरेक्टिव्स कर दे अगर कोई भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जैसे ये वाली थी। दूसरी चीज है कि अरे आप जब भी एयरक्राफ्ट जहाज टेक ऑफ करता है, तो ये तो बेसिक है कि आने सामने वाला एरिया जो है क्लियर होना चाहिए। हम यही देखते हैं कि उसका टेक ऑफ के बाद एरिया क्लियर रहे। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि रनवे का जो जोन है एक्सटेंडेड जोन किया जाए, जहां पे अगर उसका इंजन फेल हो जाता है तो आगे के एरिया भी ऐसा क्लियर हो कि बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर जाके ना लगे, ताकि 19 लोग वो भी मरे, और जो पायलट अगर सपोज फ्री एरिया होता, वहां पे जी। ग्रीनरी होती, क्रॉप्स होते, तो वहां लैंड कर सकता था। और तीसरी चीज है कि ये जो सिमुलेटर पे ट्रेनिंग, आपने बहुत ही अच्छी बात कही थी ट्रेनिंग की, तो सिमुलेटर पे V1 V2 स्पीड्स जो होती हैं जहाज की, उस पे ये देखा जाए कि अगर दोनों इंजन फेल हो जाएं तो पायलट को क्या करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि इस कैप्टन ने सही एक्शन लिया था, क्योंकि स्विचेस फाइनली रन पोजीशन में मिले थे। जी, डॉक्टर बहल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर जी। आज पीड़ित परिवारों की ओर से एक संदेश जांच एजेंसियों, एयरलाइन और सरकार को देना हो, तो वो आपकी ओर से क्या होगा, और क्या आपको लगता है कि 1 साल बाद भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है? सबसे पहला सवाल है कि अगर आप देखिए बोइंग कंपनी के अंदर बहुत सारे विसल ब्लोअर्स थे, दो थे मिनिमम, जिसमें से एक ने अपनी जान ले ली शूट करके अपने आप को, एक दिन पहले जब उसको फाइनल देना था हियरिंग के अंदर एविडेंस। तो वो बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ थी, और इस पे बोइंग पे प्रश्न आए थे। मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि जब भी हमारे, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है चाहे डीजीसी है, जब वो कोई एक्शन लेना चाहे, जैसे इंडिगो पे लेना चाहे या फिर कोई बड़ी कंपनी एयर इंडिया पे लेना चाहे, या एक्शन लेना चाहे वो बोइंग के ऊपर, तो ये ना सोचें इन्फ्लुएंस का, ये ना देखें, क्योंकि उस परिवारों का सोचो जिनका परिवार जो कमाने वाले थे उनकी जिंदगी चली गई है। और सोचिए देश का कितना नुकसान हुआ है जब हम देखते हैं कि एक कई आने वाली जनरेशन भी उसमें चली गई, और साथ में जो देश की नाक को धक्का लगा है उसके बारे में जो एक इशू आता है। और एक चीज थी कंपनसेशन की, आपको याद होगा रूपानी जी। की डॉटर जो थी, चीफ मिनिस्टर जो थे, एक्स चीफ मिनिस्टर, जिनकी डेथ हो गई थी इस एक्सीडेंट के अंदर, उन्होंने कहा था कि हम पे एयर इंडिया दबाव बना रहा है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, क्या कॉन्शियस मर गई है आजकल हमारी बड़ी कंपनीज के अंदर, कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर आप प्रेशर बना रहे हैं कि 10 से 20 लाख आप कंपनसेशन लेके एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे दें कि आगे आप लिटिगेशन नहीं करेंगे। तो यही चीज उन्होंने बोली ना रूपानी की डॉटर ने। मुझे तो ये पता भी नहीं होता अगर वो उनकी डॉटर ये चीज बोलती नहीं। हालांकि और एयर इंडिया आपको ने भी अब इस पे बयान दिया है कि ऐसा कुछ दबाव नहीं बनाया जा रहा है, हालांकि ये बयान वर्सेस बयान वाला मामला है। जी। एग्जैक्टली इसमें मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बड़ा क्लियर है, जो आईकॉक फॉलो भी करता है। वो ये है कि अगर किसी भी पैसेंजर की कोई फॉल्ट नहीं है,
तो इसका टोटल कंपेंसेशन को अगर हम कैलकुलेट करें आज के रेट्स पे तो 1.4 करोड़ आता है। कहीं ना कहीं एयर इंडिया 25 से 35 लाख के बीच में इसको खत्म करना चाहती है। बिल्कुल डॉक्टर बहल, ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, खासकर उन परिवारों को जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद। आपने सुना एयर कमांडर डॉक्टर एएस बहल को। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल जो जांच अब तक आगे बढ़ी है, क्या कुछ उसमें सामने आया है और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। उम्मीद है ये जो जांच चल रही है, क्योंकि देखिए ये जांच सिर्फ एक जांच नहीं, ये सच और न्याय की तलाश है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अंतिम रिपोर्ट आएगी वो सिर्फ इस दुर्घटना के जो वास्तविक कारण हैं उन पर नज़र डालने के अलावा जो भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों उस पर रोक लगाने का भी जो है, ना घटनाएं ऐसे घटी उस पर रोक लगाने का भी काम करेंगी। बाकी आपका इस पूरी चर्चा पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।